अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, एक खबर चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। गालिबन कल एक इंटरव्यू हुआ अली मोहम्मद खान साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और इमरान खान साहब के देरीना साथी हैं। इन्होंने ये इंटरव्यू गालिबन समा न्यूज पर दिया अबसार आलम को। इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसी पर आज का मेरा तबसरा। बहरहाल, अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह दो गुजारिशात। पहला तो ये कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में फायरवॉल मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक्टिव है और मेरे यूट्यूब चैनल समेत और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बड़ी सख्त मुजाहमत का सामना है। अगर आप सपोर्ट करते हैं सिटीजन जर्नलिज्म को, तो और आप चाहते हैं कि मुझ जैसी आवाज़ें मुकम्मल तौर पर दबाई ना जा सकें, तो ये ज़रूरी है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें। और दूसरा, हमेशा की तरह एक और गुजारिश कि 26 नवंबर 2024 का सानहा इस्लामाबाद में जो हुआ, ये आसिम मुनीर के हुक्म पर किया गया, जिसमें निहत्ते बेगुनाह पाकिस्तानी अवाम को भेड़ों बकरियों की तरह ज़बह कर दिया गया। बहरहाल दोस्तों, चलें अपने वीलॉग का आगाज करते हैं। अब पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि ये इंटरव्यू समा न्यूज पर हुआ। समा न्यूज अलीम खान साहब का न्यूज चैनल है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को और उसके बयानिए को टो करता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो अलीम खान साहब हैं, इनका माजी में जिस तरह कंडक्ट रहा है, या फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह इमरान खान साहब को धोखा दिया, और ये सबके सामने है। तो बहरहाल, दूसरा जो सवाल आपके जहन में अचानक आता है इस इंटरव्यू को देखकर, वो ये कि ये इंटरव्यू अबसार आलम साहब को दिया गया है। अच्छा, अबसार आलम जैसे कैरेक्टर्स हर दौर में अनफॉर्चुनेटली हर जगह पर मौजूद होते हैं। ये लोग अपने जमीर का सौदा करके आगे आते हैं। अबसार आलम साहब का माजी सबके सामने है, इनका हाल आपके सामने है। इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए इनकी मजबूरी है कि ये आ, उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है या जो मुक्तदरा होते हैं, उनका सहारा लें। ये एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया चलाते हैं। ऐसे मेरा सबसे पहला सवाल तो जो या गिला जो बनता है अली मोहम्मद खान साहब के साथ, वो ये है कि ऐसे बेजमीर अफराद के साथ बैठकर इंटरव्यू देना कम से कम मेरे वोट और मेरी सपोर्ट की तौहीन है, जो मैं पीटीआई को फराहम करता हूं। या फिर ऐसे टीवी चैनल पर बैठकर इस तरह के इंटरव्यूज देना, अगेन इस पर मेरा गिला बनता है। अच्छा, अबसार आलम साहब को आमतौर पर जो सवालात आते हैं वो डायरेक्टली जीएचक्यू से आते हैं, और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों से ये सवालात किए जाते हैं उनके जवाबात भी आमतौर पर जीएचक्यू की जानिब से ही फराहम किए जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, चलते हैं असल मौजू की तरफ। तो सवाल जो अली मोहम्मद खान साहब से किया गया अबसार आलम ने, वो सवाल ये था कि अगर अमेरिका में आसिम मुनीर या जो हुकूमत में शामिल दीगर अफराद हैं, फॉर एग्जाम्पल वजीर आजम या वजीर दाखिला या कुछ और मिलिट्री जनरल, अगर उनके खिलाफ कानून साजी होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन इस पर क्या होगा। इस पर अली मोहम्मद खान साहब ने जवाब दिया कि ऐसी पाबंदियां उनके ख्याल में मुल्क की सालमियत को कंप्रोमाइज करेंगी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी कानून की या ऐसी किसी भी पाबंदियों की या ऐसे इकदामात की मुखालफत करेगी। तो अली मोहम्मद खान साहब, आप बिल्कुल अपने ज़ाती तौर पर ऐसे इकदामात की मुखालफत करना चाहें, ऐसे कवानीन की मुखालफत करना चाहें, तो आपको इसका हक हासिल है। लेकिन बहरहाल बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है, तो फिर मुझ जैसे अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करेंगे।
मैंने दोस्तों जिस तरह अर्ज किया कि मेरा ख्याल है कि ये जवाब इन्हें जीएचक्यू की जानिब से फराहम किया गया और इन्हें कहा गया कि आपने यही जवाब देना है। अ, अली मोहम्मद खान साहब की अगर मैं जाती जिंदगी की बात करूं तो आमतौर पर उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी या अपोजिशन की जो बाकी सियासी जमातें हैं उन सब की जानिब से भी, या इवन जो हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी। क्योंकि इनकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी लगती है लोगों को वो ये है कि किसी भी बात का आगाज करने से पहले ये या तो किसी कुरानी आयत का हवाला देते हैं, या फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं। फिर ये कि इमरान खान साहब के साथ इनका ताल्लुक बहुत पुराना है, बहुत सालों से उनके साथ हैं। इमरान खान साहब के माजी में जब उनके साथ उनका बुरा दौर था या मुश्किल दौर था, उस वक्त भी ये उनके साथ डट कर खड़े रहे। फिर इन पर कभी आप किसी किस्म का फाइनेंशियल या जो मॉरल करप्शन है उसका इल्जाम कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरा कि इन पर लगाया गया किसी भी जानिब से। फिर उसके बाद जब आज से तकरीबन 3 साल पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो अली मोहम्मद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत सारे जो लीडरान हैं या सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ बहुत सारी कुर्बानियां दी। इन्हें नाहक कैद में रहना पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे ही किसी मौके पर जब अली मोहम्मद खान साहब नाहक कैद में थे, ये शायद अनफॉर्चुनेटली थोड़े से कंप्रोमाइज भी हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लीडरान हैं उनकी मजबूरियां समझता हूं, और बावजूद ये कि मुझे यकीन है कि ये शायद ये कंप्रोमाइज हैं और ये कंप्रोमाइज करके ही वापस इन्हें इजाजत मिली है कि ये सियासत करें पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मैं इन्हें जाती तौर पर इज्जत की निगाह से देखता हूं। अब दोस्तों, हो सकता है कि जो जवाब अली मोहम्मद खान साहब ने दिया हो वो इनका अपना ना हो, जिसका बहुत हद तक मुझे यकीन भी है कि ये जवाब जीएचक्यू की जानिब से आया, लेकिन चूंकि ये जवाब इनके मुंह से इनकी जुबान से अदा हुआ है तो मेरा गिला इन्हीं से बनता है। तो हुजूर, मैं सबसे पहले तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आपने जो भी तकलीफें काटी माजी में या अब भी जो आप तकलीफें उठा रहे हैं, उसकी वजह एक थी, और वो वजह ये थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। आप इमरान खान को सपोर्ट करते थे, लेकिन इसके इवज आपको वजारतें भी मिली। आप इस वक्त भी एमएनए हैं, आपकी माशरे में इस वक्त भी एक पहचान है, आपकी इज्जत है। दो जो कुर्बानियां आपने दी ये शायद उनका मुआवजा नहीं हो सकता इनमें से कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिला। मगर हुजूर, मुझ जैसे अफराद जो हैं जिनका कभी भी कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं रहा, कम से कम माजी में, हमें कभी कोई वजारत नहीं दी गई, ना ही हमें कभी वजारत दी जाएगी, क्योंकि आपके मुल्क का कानून है कि अगर कोई डुअल नेशनल है तो आप उसको तो अपने मुल्क का शहरी ही काउंट नहीं करते। हमें कभी कोई कौमी असेंबली की सीट नहीं मिलेगी, ना ही हमें माजी में दी गई। हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी जो सलूक पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के साथ किया गया पिछले 3 साल में, इस पर मेरा ख्याल है कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी खामोश नहीं रह सकता। आप हुजूर जरा सोच के देखिए कि जब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ पर कोई इकदाम करते हैं, चाहे वो बर्तानिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, या अमेरिका में हो, या कहीं और हो, तो पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज के साथ क्या सलूक किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रहते हुए हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। हमारे पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हम एक तरह से सेल्फ एग्जाइल में चले जाते हैं, हमें हमेशा जान का खतरा रहता है, हमें हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि पाकिस्तान में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, हमारी फैमिलीज को तंग किया जाएगा, जो कि तंग किया जाता भी है। दो रहते हम मगरबी माशरे में हैं, मगर फिर भी आईएसआई की या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके हाथ इतने लंबे हैं, इतने मजबूत हैं कि हमें यहाँ पर बैठे हुए
अपनी जान का खतरा महसूस रहता है। इसकी हालिया माजी में आप मिसाल देख लें, अरशद शरीफ शहीद, जिनको दिन दिहाड़े कीनिया में कत्ल कर दिया गया। माजी में अगर आप बात करें तो एमक्यूएम के कुछ रहनुमा, उन्हें इंग्लैंड में या बाकी बैरून मुल्क में उन्हें कत्ल कर दिया गया, और ये सारा कुछ ऐसे अफराद ने करवाया है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए थे। तो मेरा फिर आपसे एक सवाल बनता है कि हु गेव यू द राइट टू पास सच अ कमेंट, कि आप मुखालफत करेंगे ऐसे किसी कानून की या ऐसे किसी इकदामात की जो आसिम मुनीर साहब के अगेंस्ट किया जाएगा। तो हुजूर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी कुर्बानियों का मजाक ना उड़ाइए। अगर आप बहुत मजबूर भी हैं तो फिर भी कोशिश करें कि ऐसे प्रोग्राम्स में या तो आप शिरकत ही ना करें, ताकि आप मजीद एक्सपोज ना हो। तो जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर दूं कि जनरल आसिम मुनीर इंसानियत के कातिल हैं, वो इखलाकियात के कातिल हैं, वो शायद आपके मजहब के भी कातिल हैं। जो नए नॉर्म्स उन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी में मुतारिफ करवाए हैं पिछले 3 साल में या 2 साल में, इन नॉर्म्स की एक्सेप्टेंस से जो असर आपके सोशल वैल्यूज के ऊपर पड़ेगा, या जो सोशल टेक्सचर है जिस तरह वो बर्बाद होगा, इसका अंदाजा आज से कुछ साल बाद शायद हमारे माशरे को हो। बहरहाल, मेरा ख्याल, जाती ख्याल ये है कि आसिम मुनीर का साथ जो भी देने की कोशिश करेगा, वो तारीख के कूड़ेदान में ही जाएगा, और इसका अंजाम आसिम मुनीर के साथ ही होगा, चाहे वो अली मोहम्मद खान ही क्यों ना हो। हुजूर, मैं अर्ज करता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ख्याल है कि पाकिस्तान की सलामती को अगर किसी से खतरा है, तो ना ही तो वो खतरा इंडिया से है, ना ही वो इसराइल से है, ना ही अमेरिका से है, ना ही बरतानिया से है, ना ही अफगानिस्तान से है, और ना ही ईरान से है। वो खतरा पाकिस्तान को आसिम मुनीर से है। मुल्क इस वक्त बड़ी तेजी से खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान के हालात की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात की बात करें, या मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनकी बात करें, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अवाम को इस वक्त बहुत शकूक हैं कि जिस तरह का सानेहा 1971 में हुआ पाकिस्तान के साथ, इस तरह का सानेहा दोबारा भी हो सकता है अगर होश के नाखून ना लिए गए, जो कि इस वक्त तक नजर नहीं आ रहा कि लिए जाएंगे। हम ये समझते हैं कि आसिम मुनीर का अपनी इस हुकूमत में पे कब्जा कायम किए रखना इस तरफ पेशकदमी है कि मुल्क ही जो है वो शायद ना रहे। और हम समझते हैं कि अगर मुल्क को बरकरार रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि आसिम मुनीर साहब जो है वो उनके इक़्तिदार का खात्मा हो। तो बहरहाल, अब मैं बाकी फैसला आप पर छोड़ता हूं कि आप तारीख के किस तरफ खड़ा होना चाहेंगे। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले व्लॉग तक की इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।